नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 3.1 का 5वां सवाल हल करेंगे। आइए देखते हैं क्या है सवाल। तो बच्चों सवाल है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारा बाग आयताकार है तो इसकी विमाएँ ज्ञात करनी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना है। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं 5वां सवाल। तो सवाल में बच्चों बोला था उसने कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 है। तो यहाँ पे हम जो आयताकार बाग है उसकी लंबाई और चौड़ाई को मान लेंगे कि माना आयताकार बाग की चौड़ाई x है तथा लंबाई y है। तो देखते हैं। तो बच्चों ये हमने मान लिया कि माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है तथा चौड़ाई y मीटर है। अब देखिए प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में उसने बच्चों ये बोला था कि जो लंबाई है, तो यानी कि लंबाई कितनी है हमारी x और चौड़ाई कितनी है y। तो ये जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि ये 4 ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है? x, यानी कि लंबाई ज़्यादा है। और किससे ज़्यादा है? चौड़ाई से। तो चौड़ाई वाले हमने 4 जोड़ दिया। तो बच्चों ये हमारा समीकरण बन गया। अब क्या समीकरण बनेगा देखिए, समीकरण नंबर 1 कह देंगे इसको। इसी प्रकार देखते हैं दूसरी बात उसने क्या बोली थी कि इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो देखिए बच्चों आयत का परिमाप क्या होता है, यहाँ पे सूत्र रखेंगे। चूंकि आयत का अर्ध परिमाप, तो बच्चों ये लिख दिया हमने, क्योंकि आयत का परिमाप होता है वो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लेकिन सवाल में दिया हमको अर्ध परिमाप। तो आयत का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, उसी को आधा कर देंगे। तो ये हमने आधा कर दिया। अब बच्चों आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया उसने? 36। तो ये रख दिया हमने 36 और ये यहाँ से ये 2 से 2 ये कट गया। तो क्या बचेगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी थी हमारी x और चौड़ाई कितनी थी y। तो एक समीकरण बच्चों हमारा ये आ गया, समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारे दोनों समीकरण आ चुके हैं। अब देखिए बच्चों इस दोनों समीकरणों को हमें ग्राफी विधि से हल करना है, और ग्राफी विधि का हम पिछले वाले सवालों में बता चुके हैं कि कैसे हल करते हैं। तो बच्चों इस सवाल को हमें ग्राफी विधि से हल करना था, लेकिन ग्राफी विधि से आप हल कर लेना, मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर देता हूँ और इसके मैं आंसर निकाल देता हूँ। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है किसी एक चर राशि का मान दूसरे समीकरण में रखना, यानी कि किसी एक समीकरण को हम एक चर राशि के रूप में रख देंगे और उसके मानों को हम दूसरे समीकरण में रख करके दूसरी चर राशि का मान निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, जैसे हम समीकरण नंबर 1 को देखें तो ये हमारा x का मान आ चुका है किसके रूप में? y के रूप में। तो इस x के मानों को हम इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखूंगा मैं। तो बच्चों हमने लिखा है कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है हमारा? देखिए चूंकि 36 बराबर x प्लस वाई, तो 36 बराबर ये है x और x का मान कितना है बच्चों? देखिए x बराबर वाई प्लस 4। तो इस x की जगह पर रख दूंगा मैं वाई प्लस 4 और ये अपना वाई है ही। अब देखिए ये वाई और वाई कितने हो गए? 2 वाई और ये 4 आ जाएगा इधर, तो ये 36 माइनस 4, तो ये 2 वाई किसके बराबर हो जाएगा? 32 के। तो यहाँ से बच्चों वाई का मान आ जाएगा, 2 का इसमें भाग लगेगा तो 16। तो इस प्रकार बच्चों ये हमने वाई का मान निकाल लिया। अब देखिए बच्चों इस वाई का मान रख देंगे हम समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या था यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि x बराबर वाई प्लस 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा? वाई का मान रखेंगे 16 और प्लस ये 4, तो x का मान आ जाएगा 20। तो बच्चों ये x और y दोनों के हमने मान निकाल लिए थे। अब देखिए जो हमने x माना था वो क्या था? आयताकार बाग की लंबाई। तो बच्चों लंबाई कितनी आ चुकी है? 20 और आयताकार बाग की चौड़ाई हमने कितनी मानी थी? 22। तो बच्चों चौड़ाई कितनी आ चुकी है? 16। तो यहाँ पे लिख देंगे। तो बच्चों ये हमने रख दिया कि अतः आयताकार बाग की लंबाई x बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई y बराबर 16 मीटर है। तो इस प्रकार बच्चों ये हमने 5वां सवाल हल कर लिया। ये बच्चों सवाल मैंने प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिया है, यानी कि आंसर निकाल दिए हैं। आप इसको यानी कि ग्राफी विधि से हल कर लेना, क्योंकि ग्राफी विधि मैंने आपको बता दी है। अब देखते हैं अगला सवाल। तो देखते हैं बच्चों अगला सवाल। सवाल नंबर 6 है
कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि फर्स्ट प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, सेकंड समांतर रेखाएं हों और थर्ड समपाती रेखाएं हों। तो आइए बच्चों देखते हैं कि ये क्या सवाल है हमारा। तो बच्चों इस सवाल में हमारे में ये सवाल नंबर 6 है। इसमें एक समीकरण दे रखी है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। एक समीकरण ये है। अब इसके लिए एक समीकरण और लिखनी है, तो वो हमें 3 प्रकार से लिखनी है। कब? जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों, जब रेखाएं समांतर हों और जब रेखाएं समपाती हों। तो बच्चों देखिए इसके लिए फर्स्ट वाले को देखते हैं। जब प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, फर्स्ट कौन सा है? प्रतिच्छेद। तो बच्चों प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, ये वाली स्थिति तब आती है जब हमारा a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होते हैं। तो ये वाली पोजीशन बनाने के लिए यहाँ पे देखिए एक समीकरण ये दे रखी है जिसमें a1 हमारा 2 है और b1 हमारा 3 है। तो अब देखिए ये a1 हो गया। अब एक दूसरी समीकरण हम ऐसी रखेंगे कि उसमें जो a1 और a2 का जो अनुपात आएगा वो b1/b2 यानी इस अनुपात के बराबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे कि सबसे बढ़िया तरीका है कि इनको पलट दो, यानी कि ये 2 है वो यहाँ रख दो और 3 को यहाँ रख दो। कैसे? देखिए यहाँ रख देंगे हम 3x प्लस 2y, इसको ये इतना ही रहने दो, माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए बच्चों यहाँ से देख सकते हैं आप कि ये हमारा पहला समीकरण था, एक दूसरा समीकरण हमने ये लिख दिया। अब इसमें से देखिए a1/a2, तो a1 हमारा 2 और a2 3, तो 2/3। a1/a2 कितना आया? 2/3। अब देखिए b1/b2 3 और नीचे 2, तो b1/b2 कितना आया? 3/2, जो कि बराबर नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर नहीं है। तो ये वाली स्थिति क्या कहलाती है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। तो इस वाली स्थिति को संतुष्ट कर रहे हैं ये दोनों समीकरण। तो हमारी जो समीकरण लिखने के लिए बोल रहा था वो लिखने के लिए कि वो हमारी समीकरण ये होगी। तो मैंने लिखने का क्या तरीका बताया था कि इनके गुणांकों को पलट देना, 3 को यहाँ रख दो, 2 को यहाँ रख दो, ये हमारी समीकरण तैयार हो गई। तो आइए बच्चों देखते हैं अब सेकंड वाले को। सेकंड वाले में हमें ऐसी समीकरण बनानी है कि उसमें रेखाएं समांतर हों, रेखाएं समांतर हों। तो समांतर रेखाओं के लिए क्या स्थिति होती है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2, इसमें यानी कि ये दोनों तो बराबर होते हैं लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं होता है। समांतर रेखाओं में 2 बराबर होते हैं और तीसरा बराबर नहीं होता है। तो अब इसके लिए हमें एक समीकरण बनाना है, तो वो किस प्रकार बनेगा देखिए। तो हमारा जो समीकरण था वो क्या था? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब इसके लिए ऐसा समीकरण बनाना है कि इसमें a1/a2 और b1/b2 बराबर हों। तो इसके लिए हम समीकरण कैसे बनाएंगे? यहाँ तक तो इसी को ले लो 2x प्लस 3y को, और यहाँ पे बस बदल दो क्योंकि c1/c2 को अलग करना है। तो यहाँ पे कह दो आप -9 कह दो या कुछ भी कह दो, बस इस 8 मत बोलना, 8 के अलावा कुछ भी लिख दो और बाकी के ये दोनों उतना ही लेना है। तो देखिए यहाँ से निकाल के चेक करते हैं कि a1/a2, तो a1/a2 कितना हो गया? 2/2, और यहाँ से इसको सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/1। अब b1/b2 देख लो, 3/3, तो ये भी कितना आ गया? 1/1। और c1/c2 की बात करें तो c1/c2 कितना आ गया? -8/-9, यानी माइनस माइनस कट गया, 8/9। तो देखिए बच्चों a1/a2 और b1/b2 बराबर आ चुके हैं और c1/c2 अलग है। तो इसके लिए बच्चों समीकरण लिखने का क्या तरीका बताया था मैंने? बस अचर पद को बदल देना, बाकी दोनों को सेम उतार लेना। तो ये हो गया हमारा समांतर रेखाओं के लिए समीकरण लिखना। अब देखते हैं अब देखते हैं समपाती वाले के लिए, थर्ड पोजीशन, समपाती रेखाएं। तो समपाती रेखाओं के लिए क्या पोजीशन होती है कि a1/a2
बराबर B1/B2 और बराबर होता है C1/C2 के। तो इसके लिए देखिए, तो हमें जो समीकरण दे रखा था वो कितना है, देखिए समीकरण अपना 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें ऐसी समीकरण लिखनी है कि उसमें यानी कि ये तीनों अनुपात बराबर आने चाहिए। तो उसके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है कि इन तीनों पदों में 2 का गुणा कर दो या 3 का गुणा कर दो या 4 का गुणा कर दो। तो जैसे मैं इनमें 2 का गुणा करके रख देता हूँ। तो देखिए 2 दूनी 4x, 2 तिये 6y और 2 अट्ठे 16। ये मैंने एक समीकरण लिखी और इसको चेक कर लो, इसमें तीनों ही अनुपात बराबर आएंगे। देखिए A1/A2 निकालेंगे तो ये हो गया 2/4, इसको सरल करेंगे तो 1/2। B1/B2 देखो, B1/B2 हो गया 3/6, सरल करेंगे तो 1/2 आएगा। और C1/C2 देखो -8/-16, माइनस से माइनस कट गया, 8 से ये 2 बार कटेगा तो 1/2। तो देख लो बच्चों, ये तीनों बराबर आ चुके हैं। तो संपाती रेखाओं के लिए लिखने का क्या तरीका होगा, तीनों ही पदों में किसी एक संख्या का गुणा कर दो, चाहे 2 का कर देना या 3 का कर देना या 4 का, किसी का भी कर दो, तो यहाँ पे तीनों अनुपात बराबर आ जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हमने सवाल नंबर 6 को हल कर लिया है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाओं के लिए एक समीकरण की सहायता से हमने दूसरा समीकरण लिख लिया। तो इस प्रकार ये हमारा सवाल नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं 7वां सवाल। आइए बच्चों देखते हैं 7वां सवाल। तो 7वां सवाल क्या है, समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो देखते हैं। तो बच्चों इसमें हमें 2 समीकरण दे रखे हैं। तो वो कौन कौन से समीकरण देखिए, एक समीकरण है इसमें x - y + 1 = 0। तो बच्चों ये हमारे दोनों समीकरण हैं, x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0। अब देखिए इनको ग्राफी विधि से हल करना है हमको। तो सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को y के बराबर करेंगे और उसके बाद में इन दोनों समीकरणों से हम सारणियाँ बनाएंगे और उन सारणियों को ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x - y + 1 = 0, हमें समीकरण को y के बराबर करना है या x के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x के बराबर भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं x के बराबर कर रहा हूँ क्योंकि ये y माइनस का है, उधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर, ये y उधर गया और ये 1 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो गया। तो x बराबर y - 1 और इससे हम बना लेंगे एक सारणी। तो यहाँ पे सारणी बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं y के मान रखता जाऊँगा और x के मान मुझे प्राप्त होते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले y का मान मैंने 0 रख लिया। तो ये रखा मैंने 0, y का मान कितना रखा 0। तो ये 0 - 1 क्या बनेगा, -1 बनेगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, -1। अब मैंने y का मान रखा 1, यदि मैं y का मान 1 रख दूंगा तो 1 - 1 0 प्राप्त होगा, तो वो x का मान हो जाएगा 0। यदि मैं y का मान 2 रख दूँ यहाँ पे तो 2 - 1, तो x का मान कितना मिला मुझे 1। तो ये बच्चों मुझे समीकरण नंबर 1 से सारणी प्राप्त हुई। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 क्या है उसको यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि 3x + 2y - 12 = 0। अब देखिए इस समीकरण को भी हम x के या y के किसी के भी बराबर कर सकते हैं। तो इस समीकरण को मैं x के बराबर कर रहा हूँ। तो देखो इसमें 3x को तो मैं इधर ही रख लूँगा और ये माइनस का 12 है, ये उधर जाएगा तो ये हो गया 12। ये 2y उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और x के बगल में जो 3 है वो इसके बटे में आ जाएगा। तो 12 - 2y और नीचे हो गया 3, ये y है बच्चों, ध्यान रखना y। अब देखिए यहाँ पे बनाते हैं एक सारणी। तो यहाँ रखेंगे हम x और ये y। अब देखिए
तो यहाँ पे बच्चों में बाई के ऐसे मान रखने हैं कि ऊपर वाले को हल करने के बाद में 3 का भाग जाना चाहिए उसमें। जैसे मैं बाई का मान यदि 1 रख दूँ तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, और 12 में से 2 जाएंगे तो 10 बचेंगे, 10 में लेकिन 3 का भाग नहीं जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे यानी कि बाई का मान 1 नहीं लेंगे हम बाई का मान यदि 0 ले लें तो देखिए क्या होगा, 0 ले लिया हमने, तो बाई का मान 0 रखूंगा तो 0 गुणा 2 ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, बस 12, और 12 में 3 का भाग दूंगा तो इस पूरे का हल आ जाएगा 4। तो x का मान आ जाएगा मुझे 4। x का मान कितना मिला मुझको, 4। अब देखिए बाई का मान मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लो 2, तो 2 गुणा 2 4 हुआ, और 12 में से 4 जाएंगे तो 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो बाई का मान मैं 2 नहीं ले सकता। तो बच्चों अब मैं 3 लेके देखता हूँ और 3 से सही हो जाएगा ये देखो। तो बाई का मान मैंने 3 लिया, 3 गुणा 2 6 हुआ, और 12 में से 6 जाएंगे तो ऊपर 6 बचेंगे, और 6 में 3 का भाग चला जाएगा 2 बार, तो x का मान आ जाएगा 2। इसी प्रकार बच्चों आप बाई का मान 6 ले सकते हैं। तो यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 गुणा 2 12 हो जाएगा, और 12 में से 12 गए तो ऊपर 0 हो गया, और 3 का भाग 0 में नहीं तो पूरा का पूरा आंसर कितना आएगा 0, तो जो कि x का मान होगा 0। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, 0। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारी दोनों सारणी आ चुकी हैं। अब इन दोनों सारणियों को ग्राफ में प्रदर्शित करना है, तो देखते हैं। तो बच्चों देखिए ये हमारा ग्राफ। अब ग्राफ में हमने कैसे प्रदर्शित किया है, देखिए पहली सारणी को देखते हैं। पहली सारणी में हमको मान दे रखा, देखिए x का मान -1 और y का मान 0। तो सबसे पहले हम x की ओर चलेंगे, -1 की ओर। तो देखिए बच्चों ये हमारा यानी कि यहाँ से ये y अक्ष है पूरा, और ये x अक्ष है। अब x अक्ष का जो 0 0 निर्देशांक है यानी कि मूल बिंदु है वो यहाँ पे है। दोनों लाइनें हमारी यहाँ पर काट रही हैं, x अक्ष और y अक्ष इस बिंदु पर। यहाँ से हम इधर चलेंगे तो ये x पे +1 है, और यहाँ से हम इधर चलेंगे तो ये x पे -1 है। तो मुझे x पर -1 जाना था, मैं यहाँ आ गया, और y पे मुझे 0 चलना है। तो 0 चलने का मतलब हुआ कि ना तो मैं ऊपर जाऊँगा ना नीचे आऊँगा, यहीं पर एक बिंदु मुझे मिल गया, तो ये मैंने बिंदु लगा दिया 1। अब देखिए x का पहली वाली सारणी में जो अगले मान है वो है हमारे, देखिए यहाँ पे कि x का मान है 0 और y का मान है 1। तो देखिए x का मान 0 मेरे यहाँ मिलेगा, और y का मान 1, प्लस की ओर जाना है तो ऊपर की ओर जाऊँगा 1 खाना, तो यहाँ पर गया। यहाँ पे मुझे एक बिंदु मिल गया, क्या मिला कि यहाँ पे मैं x पर 0 गया और y पर गया 1, तो यहाँ पे मैंने बिंदु लगा दिया। अब देखिए अगला मान क्या है हमारी सारणी में, तो अगला मान है देखिए x का मान 1 है और y का मान 2 है, ये वाला। तो देखिए x पर मुझे +1 की ओर जाना है तो यहाँ पे आ गया, y पे मुझे 2 खाने चलना है ऊपर की ओर, तो यहाँ से 1 खाना, ये 2 खाना यहाँ पे आ गया, तो एक बिंदु मुझे यहाँ पे मिला। तो मेरे 3 बिंदु हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये बिंदु है। इन तीनों बिंदुओं को मैंने स्केल की सहायता से ऐसे सीधे मिला दिया, तो एक रेखा मुझे प्राप्त हो गई। अब देखते हैं बच्चों, पहली सारणी के तीनों बिंदु हमने प्राप्त कर लिए, तीनों मान रख के। अब देखते हैं दूसरी सारणी को। तो हमारी जो दूसरी सारणी है वो है हमारी, देखिए ये वाली, जिसमें देखिए x का मान 4 है और y का मान 0 है। तो सबसे पहले x पे चलते हैं 4 खाने, तो यहाँ से x पे चलेंगे 1 खाना, 2 खाना, 3 खाने, 4 खाने, यहाँ आ गया। अब मुझे y पे 0 चलना है, तो इसका मतलब हुआ कि ना तो मैं ऊपर जाऊँगा ना नीचे, तो यहीं पे मुझे एक बिंदु लगाना पड़ेगा, तो एक बिंदु मेरा ये हो गया। अब देखते हैं अगले मान। तो अगले मानों के लिए देखिए x का मान 2 है और y का मान 3 है, तो x पे 2 चलना है मुझे, तो यहाँ आ गया मैं। y पर 3 चलना है मुझे, तो ऊपर की ओर 3 खाने जाऊँगा, देखिए 1 2 और 3 यहाँ पे आ गया, तो एक बिंदु मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए बच्चों अगले मान क्या है हमारे, देखो x का मान 0 है, x का मान 0 और y का मान 6, तो x का मान 0 कहाँ होगा, यहाँ पे, यहाँ, और y पे चलना है मुझे 6 खाने, तो देखिए ऊपर की ओर जाऊँगा 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ आ गया मैं, यहाँ पे मुझे मिला, तो एक बिंदु यहाँ हो गया। अब देखिए बच्चों हमारे 3 बिंदु कौन से हुए, एक बिंदु ये रहा, और एक बिंदु ये रहा, और एक बिंदु ये रहा। इन तीनों बिंदुओं को हमने स्केल की सहायता से ऐसे लाइन खींच दिया। अब देखिए बच्चों ये पहली वाली लाइन हो गई, ये दूसरी वाली लाइन हो गई, तो ये दोनों लाइन ये इस तरह, और नीचे से ये हमारा x अक्ष। तो उसने बोला था कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज। तो हमारा देखो बच्चों त्रिभुज बन गया एक, कैसे कि यहाँ से दोनों रेखाओं से ये और ये ऐसे, और नीचे से x अक्ष को ले लो तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये इस तरह से ये। तो उसने क्या बोला था कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस त्रिभुज में एक शीर्ष तो मुझे यहाँ पे मिला, ये वाला बिंदु। अब इस बिंदु के निर्देशांकों की बात करें तो कैसे पता लगाते हैं कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या है। इस बिंदु के लिए सबसे पहले हम x अक्ष पर चलते हैं। तो देखो यहाँ से हम चलेंगे x अक्ष पर, इधर की ओर देखो, तो यहाँ से हम जाएंगे कि ये बिंदु कितनी दूर है, तो यहाँ से गए हम इधर की ओर ऐसे,
ऐसे गए और यहाँ पे हमने देखा कि इस बिंदु का मान एक्स अक्ष पर कितना है 2, तो ये रख दिया हमने, देखिए 2। अब देखते हैं कि ये बिंदु बाई की ओर कितना है, तो बाई की ओर हम ऐसे चलेंगे, यहाँ से जाएंगे ऊपर की ओर और हम यहाँ आ गए। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस बाई वाली लाइन पे इसका मान कितना है, तो देखिए बच्चों कितना है 3, तो यहाँ पर रख दिया हमने बाई का मान 3, क्योंकि निर्देशांक लिखते समय हम पहले एक्स का निर्देशांक लिखते हैं, उसके बाद हम बाई का रखते हैं। तो एक्स पर कितना मिला था 2 और बाई पर कितना मिला 3, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 2,3। अब आइए बच्चों इसके निर्देशांक देखते हैं इस बिंदु के। तो इस बिंदु पर सबसे पहले हमें एक्स वाला निर्देशांक देखना है। तो देखिए ये हमारा सही बीच होता है। अब यहाँ से हम चलेंगे इधर की ओर, तो यहाँ पे आ गए हम। अब यहाँ पे आए तो इस पर एक्स अक्ष पर देखेंगे तो इसका मान कितना है -1 है। यहाँ पे देखिए -1 है, तो एक्स का निर्देशांक मिला मुझे -1, ये लिखा है देखो। अब इसको हम ये देखें कि हम बाई पर कितना गए हैं, तो बाई पर हम गए ही नहीं है कहीं, ना ऊपर गए ना नीचे गए, तो इसका मतलब बाई का निर्देशांक कितना हो जाएगा 0, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे -1,0। अब देखते हैं एक बच्चों ये रहा बिंदु, इस बिंदु के निर्देशांक देखने के लिए सबसे पहले हम एक्स पर देखेंगे, तो ये एक्स पर तो रखा ही है, तो यहाँ पे मान देख लेते हैं कि इस बिंदु पर मान कितना है 4, तो एक्स का मान मिल जाएगा मुझे 4। और बाई के लिए देखें तो बाई के लिए हम यहाँ से ना ऊपर गए ना नीचे, तो इसका मतलब बाई का मान कितना होगा 0। और वैसे ही बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमेशा एक्स अक्ष पर बाई का मान 0 होता है और बाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार हमने दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष से जो त्रिभुज बन रहा था उसके तीनों बिंदुओं के निर्देशांक पता लगा लिए। तो वो निर्देशांक जो हमने निकाले थे वो क्या है, यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये बच्चों हमने लिख दिया कि यहाँ त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 2,3, -0, -1,0 और 4,0 हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमारा 7वां सवाल कंप्लीट हुआ और इसी के साथ प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम प्रश्नावली 3.2 देखेंगे। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।